हमारे साथ वोकेशनल ज्ञान में जुड़ने वाले सभी साथियों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अर्थात कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या महत्व है। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की इम्पोर्टेंस के बारे में। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में सफल होने के लिए संचार में कौशल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव मनुष्य के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर पड़ता है। संचार कौशल में अच्छा होने से मनुष्य अपने हर कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। संचार कौशल के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में संचार कौशल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार और सकारात्मक विचार करते हैं तो आप उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपने संचार के कौशल को समय समय पर जांचते रहें और उसमें सुधार करने का प्रयास करते रहें। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की, जिसकी सहायता से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को तभी बेहतर कर सकते हैं जब आप सच बोलते हैं, आपके कार्य पर आपको पूरा विश्वास होता है। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए रोज प्रयास करते रहना होगा। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। नंबर 4, लोग आपकी बातों पर विश्वास तभी करेंगे जब आपको खुद अपनी बातों पर विश्वास होगा। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि तभी सफल होती है जब इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, जिसमें एक व्यक्ति संदेश देने वाला और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो कि इस प्रकार है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सेंडर है जो कि संदेश को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम का प्रयोग कर रहा है, जिसमें एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, नॉइज और फीडबैक दर्शाया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सेंडर संचार को शुरू करने वाला जन्मदाता है। यह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। संचार की प्रक्रिया को शुरू करने का विशेष कारण होता है। इसमें सुझाव, जानकारियां, भावनाएं आदि शामिल होती हैं जो वह रिसीवर से भी चाहता है। उदाहरण के लिए, राहुल ABC यात्रा कंपनी अर्थात ट्रैवल एजेंसी में यात्रा सलाहकार के रूप में काम करता है। एक पर्यटक उसके कार्यालय में आता है। अब यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह पर्यटक से पूछे कि वह उसके कार्यालय में क्यों आया है। अब राहुल के पास पर्यटक से संचार प्रक्रिया को शुरू करने का विशेष कारण है। अब हम लोग बात करते हैं एनकोडिंग के बारे में। एनकोडिंग का अर्थ है कि अपने विचारों को उपयुक्त रूप से उपयोग करना। यह लिखित और मौखिक हो सकता है। जो विचार सेंडर के मन में है उसे वह अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे उदाहरण में, राहुल उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पर्यटक को बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, ABC कंपनी में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। राहुल ने मौखिक अर्थात बोलकर और गैर मौखिक अर्थात अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एनकोडिंग के दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया है। अब हम लोग बात करते हैं मैसेज के बारे में। मैसेज अर्थात संदेश के बारे में। संदेश, जानकारियां, विचार, भावनाएं, इन सब के माध्यम से सेंडर दूसरे व्यक्ति से संचार करता है, उसे मैसेज कहते हैं। उदाहरण में, राहुल ने चेहरे की अभिव्यक्त और मौखिक रूप से संचार किया। चैनल, हम लोग चैनल के बारे में बात करेंगे। संदेश भेजने के माध्यम को चैनल कहते हैं। माध्यम या चैनल लिखित, मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। जैसे कि राहुल ने मौखिक और गैर मौखिक चैनल का उपयोग किया। जब हम अभी इस टॉपिक को पढ़ और लिख रहे हैं तो हम लिखित और मौखिक दोनों चैनलों का उपयोग कर रहे हैं।
अब हम लोग बात करते हैं रिसीवर के बारे में। आपको डिकोडिंग के बारे में जानने से पहले रिसीवर के बारे में जानना जरूरी है। संचार के लिए सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करने वाला कोई होना चाहिए। जो व्यक्ति मैसेज को रिसीव करता है रिसीवर कहलाता है। हमारे उदाहरण में पर्यटक एबीसी कंपनी में आता है और राहुल द्वारा भेजे मैसेज को रिसीव करता है। अब हम लोग बात करते हैं डिकोडिंग के बारे में। जब मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है तब रिसीवर उसे असली रूप में व्याख्या करता है जिसे वह समझ सके। यह डिकोडिंग की प्रक्रिया है जहां प्राप्त मैसेज को रिसीवर द्वारा समझा जाता है। उदाहरण में पर्यटक राहुल द्वारा बोले गए शब्दों और मुस्कान की व्याख्या करेगा। अब हम लोग फीडबैक के बारे में जानेंगे कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक जवाब या उत्तर है जो रिसीवर द्वारा सेंडर के मैसेज प्राप्त होने पर दिया जाता है। कम्युनिकेशन सफल रही या असफल इसका पता फीडबैक से लगता है। फीडबैक का कम्युनिकेशन में विशेष महत्व होता है। उदाहरण में पर्यटक द्वारा दी गई फीडबैक वह भी राहुल को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग राहुल, मैं अमित हूँ और मैं 3 दिन के टूर पर गोवा जाना चाहता हूँ। यह प्रतीक दर्शाता है कि राहुल द्वारा पर्यटक के साथ हुई कम्युनिकेशन सफल रही। नॉइस शोर संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है और सीधे संचार की सफलता पर प्रभाव डालता है। शोर मैसेज को बदलने में हस्तक्षेप करता है। यह हमेशा संचार प्रक्रिया के दौरान आता है। इसे संचार की बाधा के रूप में भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक और अन्य प्रकार की ध्वनियाँ हो सकती है, जैसे कि जब राहुल पर्यटक से बात कर रहा था और तभी यदि पर्यटक का फोन जोर से बजता तो यह प्राकृतिक शोर और बाधा कहा जाएगा। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं। हम जितना भी यहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं साथ साथ में उसके नोट्स हम लोग ब्लॉग के माध्यम से आप तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहां पर आप लोग क्लिक करके इन सभी वीडियोस के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।